Audio Jungle. Audio Jungle. सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये होगी हमारी क्लास नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। लास्ट क्लास हम कर चुके थे एंड लास्ट क्लास हमने कहाँ तक करी थी? लास्ट क्लास हमने करी थी HUF तक, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तक। अब आगे हम प्रोसीड करेंगे विद पार्टनरशिप, विच इज गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक बात शेयर जरूर करना चाहूंगा आपके साथ। देखिए, हमें मोटिवेशन मिलने का सिर्फ एक ही जरिया है, दैट इज जब हमारा इंटरेक्शन अच्छा होगा। देखिए, आपका मेरा इंटरेक्शन कैसे पता चलेगा कि मेरे को आप देख रहे हैं? यदि अगर ये एक ऑफलाइन लेक्चर होता है, ऑफलाइन बैच होता, तो मैं आपको देख सकता था कि मेरे साथ आप बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे अकेले बैठकर मेरे को ये अज्यूम करना पड़ता है कि आप सभी लोग मेरे को देख रहे हैं एंड मेरे को ये महसूस होना है कॉफी नहीं है, मेरे को पता भी चलना चाहिए। तो मेरे को पता कैसे चलेगा? प्लीज इस जो भी वीडियोस हम पोस्ट कर रहे हैं, जो भी वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। क्यों लाइक करने की मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमको ना थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाएगा। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि ओके, ये जो बच्चे हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो देख रहे हैं एंड पसंद कर रहे हैं हमारा कंटेंट। ठीक है, आप लोग देख तो रहे हैं पर लाइक्स नहीं आ रहे, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि दैट आइदर वी आर प्रोवाइडिंग अ करेक्ट कंटेंट फॉर यू और नॉट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इन वीडियोस को। क्यों करिए? कि देखिए, भला सिर्फ आपका नहीं, भला सबका होना चाहिए। व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग एनी कंटेंट फ्री, विच मीन्स उसका भला, उसका उस वीडियो का भला सबका होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो से भला सबका होना चाहिए। तो ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, या ऐसे बच्चे जो जो बिल्कुल भी कोचिंग नहीं जाना चाहते, घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको भी भेजिए। उन बच्चों को भी भेजिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप उनको भी भेज सकते हैं। आप सबको भेज सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने सारे के सारे डाउट्स जो है वो कमेंट में डालिए। विद इन 24 आवर्स आपको आपके जवाब मिल जाएंगे, जो भी डाउट्स के होंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक द वीडियोस, क्योंकि एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो चलिए, अब शुरुआत करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 से। पार्ट नंबर 2 आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली आज हम रिकॉर्ड करेंगे अबाउट पार्टनरशिप। तो चलिए, पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप देख लिया। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही इंसान था, वही मालिक था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम HUF की भी हमने देख लिया। HUF में देख लिया कि सारे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और बिजनेस होता है। अब देखते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है? पार्टनरशिप के अंदर दो जिस्म और दो जान होंगे। जी हाँ, दो जिस्म और ये दो जान होंगे। सर आप ये ऐसी बातें क्यों कह देते हो? बेटा, आपको समझाना जरूरी है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग कैसे समझ सकते हो, तो मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ। पार्टनरशिप का देखते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? बेटा, सबसे पहले देखो, पार्टनरशिप के अंदर कम से कम कितने लोगों की जरूरत होगी? सर एक लोग की। बच्चे की आवाज आ रही, एक लोग। बेटा, अगर एक लोग की जरूरत होती ना, तो फिर वो पार्टनरशिप कैसे होती? फिर तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाती। तो कम से कम एक नहीं, कम से कम दो लोग तो बेटा होने ही चाहिए। कम से कम दो लोग होने चाहिए अगर आपको एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करनी है। इसके अलावा सर ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? बेटा, ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म एक्ट के अंदर तो नहीं लिखे हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर जरूर लिखे हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आप दो पार्टनर से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, नींव रखनी पड़ेगी पार्टनरशिप फर्म की, और ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स रख सकते हैं। तो जनरली बताइए, आप ये क्यों खोलते होंगे पार्टनरशिप फर्म? बेटा, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर सबसे सबसे पहले आप ये देखो कि पार्टनरशिप फर्म जो बनती है ना, वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन से बनती है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं कि हाँ, हम ये बिजनेस खोलेंगे। एग्री का मतलब क्या है? एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्री का मतलब क्या है? एक एग्रीमेंट करते हैं। बेटा, वो एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। लेकिन हम आपको आगे चल के बताएंगे कि रिटर्न एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं और क्या नुकसान होंगे यदि आप रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कराते। ठीक है, आप समझ गए? तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी लिमिटेशंस थी ना सोल प्रोप्राइटरशिप की या HUF की, जो भी खामियां थी या जो भी कमियां थी, उन सबको पूरा किसने करा? उन सबको करा पूरा पार्टनरशिप फर्म ने। तो चलिए, फीचर्स भी देख लेते हैं। एंड ये टॉपिक बड़े ध्यान से और आराम से समझना है। इस टॉपिक में हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करने वाले। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आप जब बड़े हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं, एक बार फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो फीचर्स आता है, तो मैं पेन ले लेता हूँ। सबसे पहले जो हमारा फीचर्स आता है, सबसे पहले फीचर्स के अंदर आता है कि 2 और मोर पर्सन। बेटा, ये तो हमने पहले ही देख लिया था
ये तो हमने जो है वो पहले ही देख लिया था कि 2 या 2 से ज़्यादा इंसान होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, तभी क्रिएट होगी। यहाँ पे आपके थ्योरेटिकल नोट्स में लिखा है कि मैक्सिमम जो होने चाहिए वो 10 बैंकिंग कंपनी होने चाहिए एंड 20 नॉन बैंकिंग कंपनी। इसके अलावा एक चीज़ ज़्यादा आप रख लो कि 50 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं दे रखे, वो कंपनीज एक्ट ने बताया है। इसके अलावा दूसरी की अगर बात करते हैं एग्रीमेंट, बेटा देखो एग्रीमेंट जो होना चाहिए ना, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक जरा बात करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि फर्म में कोई दिक्कत हो गई है या फर्म के पार्टनर्स ने फर्म के साथ कोई घोटाला कर लिया। सपोज मान लेते हैं 3 पार्टनर्स थे फर्म के अंदर, 2 पार्टनर जो थे वो एक तरफ थे और एक पार्टनर अलग था, घोटाला करने वाला बंदा ये था। अब आप मुझे एक बात बताओ, फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी ना, आप मुझे खुद बताओ, क्या आप किसी दूसरे बंदे पे इस पर केस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी फर्म ही रजिस्टर्ड नहीं है। आपकी फर्म ही रजिस्टर्ड नहीं है, फर्म को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, ठीक है। फर्म को एक स्टैम्प पेपर पे, एक कुछ ऐसे स्टैम्प पेपर होता है, स्टैम्प पेपर पे आपको 500 के स्टैम्प पे या 1000 के स्टैम्प पे आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। सर डीड क्या आ गया? ये नया कॉन्सेप्ट बेटा, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम डीड बोलते हैं। आप समझ गए? तो रिटर्न एग्रीमेंट को ही डीड कहा जाता है। बेटा जनरली मैं तो यही राय देता हूँ सबको एज अ कंसल्टेंट कि हमेशा अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। इसके भी हम आगे नुकसान देखेंगे, अगर आप ओरल एग्रीमेंट करते हैं तो नुकसान। बेटा आप खुद देखते हैं कि कोर्ट के अंदर आप देखते हैं कभी मुंह जबानी कोई काम चलती है। मैं मान लेता हूँ कि कोई मुजरिम होता है, मुजरिम जो नहीं भी होता वो चीख चीख के कह रहा होता है कि माय लॉर्ड मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं करा, लेकिन माय लॉर्ड नहीं सुनते। माय लॉर्ड कहते हैं कि पेपर दिखाओ, पेपर अगर है कि तुमने जुर्म कराया या नहीं कराया तो ठीक है, नहीं है तो आप शांत हो सकते हो। आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी होगी ना, उसमें क्या करते हैं, चीख चीख के अपनी दरखास्त दे रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं कि ये सच है, ये सच है, लेकिन क्या सुनते हैं? वो नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि बात किसकी होती है? बात आज इंसान की नहीं है, आज बात सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की है, और पेपर वर्क ही अपने हिंदुस्तान में चलता है। तीसरी बात करते हैं लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या ये होता है कि इट कैन बी फॉर्म्ड। आप एक पार्टनरशिप फर्म तभी बना सकते हैं जब आप एक बिजनेस कर रहे हो, वो भी लॉफुल होना चाहिए। मान लेते हैं 3 दोस्त थे, 3 दोस्त ने कहा आओ एक ऐसा करते हैं, पार्टी करने की पार्टनरशिप बनाते हैं। हाँ, ये आप ओरली तो बना सकते हैं, लेकिन आपको सोचो एक स्टैम्प पेपर पे जाके लिख रहे हो कि 3 है, राम श्याम और घनश्याम, इन तीनों लोगों ने एक पार्टनरशिप करी कि हम तो सिर्फ पार्टी करने के लिए पार्टनरशिप बनाएंगे। तो बेटा ऐसी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। पार्टनरशिप के लिए आपको एक लीगल बिजनेस करना, एक फॉर्मल बिजनेस करना जरूरी है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, पहला क्या हो गया, 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50% होने चाहिए फीचर्स में। दूसरा, रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है? रिटर्न एग्रीमेंट को दी जाती है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, तभी आप एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं फोर्थ की अगर बात करूं तो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। हर एक पार्टनर के पास इक्वल राइट होता है कि वो जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उसमें अच्छे तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकता है, साथ ही साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग है उसमें भी वो फुल पार्टिसिपेट कर सकता है। सर इसका मतलब क्या हो? सपोज मान लेते हैं एक पार्टनरशिप हम 3 लोगों की है, तो उसमें मान लेते हैं अगर वो खेलते हैं ना कि जिसकी मेजोरिटी उसकी बात, अगर मेजोरिटी वाला गेम हो जाए तो 2 पार्टनर तो एक तरफ हो जाएंगे और एक पार्टनर से कहेंगे तुझे हम कुछ नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि हम 2 पार्टनर ज्यादा है और तू अकेला पार्टनर है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर अगर 3 पार्टनर है तो तीनों के पास इक्वल राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, साथ ही डिसीजन मेकिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम फिफ्थ की अगर बात करें तो फिफ्थ के अंदर आता है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटा हमने कहा था ना, यहाँ पे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पढ़ा था कि अगर बिजनेस में कोई दिक्कत हो जाए तो उसको भरने वाला भी कौन होगा? उसके जो ओनर होगा, उसके घर से भी उसके बीवी के जेवर, बर्तन, बच्चों के खिलौने सब कुछ बेचे जा सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ क्या था, एचयूएफ के अंदर था, लेकिन एचयूएफ के अंदर कर्ता की लायबिलिटी जो थी वो अनलिमिटेड थी, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड थी। क्यों? क्योंकि कर्ता वाज टेकिंग द डिसीजन। फिर बात करते हैं अपने पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर एवरी पार्टनर कैन टेक डिसीजन। तो आप मुझे बताओ, जब सारे पार्टनर अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपना ज्ञान से डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर उस डिसीजन से बिजनेस में कुछ असर पड़ता है या बिजनेस मान लेते हैं कि इतना डाउटफुल है, कह सकते हैं इतना डेट क्रिएट हो जाता है कि उसके अंदर की वेंडर्स आके खड़े हो सकते हैं, तो वेंडर्स के पास इक्वल राइट है कि वेंडर्स जाके इन पार्टनर्स के से घर भी इनका नीलाम करवा सकते हैं और वहां से भी पैसे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जिस्म और 2 जान वाली बात अभी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, और लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस में
कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जहां पे बिजनेस अपना डेट पे नहीं कर पाता, तो उसके पार्टनर से जितना बिजनेस में पैसा था, बिजनेस का पैसा तो ले ही लिया जाएगा, लेकिन जितना पार्टनर के पास भी जितना पैसा है वो भी ले लिया जाएगा बिजनेस का डेट पूरा करने के लिए। तो आई होप आपको लिमिटेड और अनलिमिटेड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम लिमिटेड और अनलिमिटेड की बात एंड तक करते हुए चलेंगे जब तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट पूरे नहीं हो जाते। फिर बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी। बेटा यहाँ पे हर एक जो पार्टनर होता है ना, वो हर एक पार्टनर एक अपने पार्टनर्स के लिए एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। सर इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब ये है कि सपोज मान लेते हैं, इसको हटाते हैं, एक सेकंड हो गया, आइए देखिए, सपोज मान लेते हैं एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप है जिसमें राम पार्टनर है, श्याम पार्टनर है और घनश्याम पार्टनर है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं एक दिन ऐसा आता है कि जिसमें ये दोनों काम पे जाते हैं, लेकिन ये घर पे क्या होता है, अपनी अपनी मम्मी की और अपनी वाइफ की जो है वो सेवा कर रहा होता है। ये कहता है उस दिन मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग देख लो, ऑफिस देख लो। तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये इसमें इस तरह इधर आर क्या हो गया, आर प्रिंसिपल हो गया, बाकी दोनों कौन हो गए, एजेंट हो गए। इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं, सपोज मान लेते हैं कि ये दोनों घर बैठे और उस दिन ऑफिस में काम करने सिर्फ आर ही गया है, तो कौन हो गया फिर, अब आर एजेंट हो गया और एस और जी प्रिंसिपल हो गए। आपको याद करने का सिंपल सा तरीका आपको ये है कि हर एक पार्टनर एक इम्प्लाइड एजेंट होता है अदर पार्टनर के लिए भी, और दूसरी तरफ हर एक पार्टनर जो होता है वो हर एक पार्टनर क्या होता है, हर एक पार्टनर लाइबल होता है फॉर द एक्ट्स परफॉर्म बाय अदर पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर मैं कंसोलिडेटेड म्यूचुअल एजेंसी की अगर बात करूं तो हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के लिए एजेंट भी हो सकता है और हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के लिए प्रिंसिपल भी हो सकता है। इसके अलावा पार्टनर जो है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि पूरे फर्म में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 मैंने तो डिसीजन नहीं लिया था, उन दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया था, मुझे तो हामी भर दी मैंने, बस आप ये नहीं कह सकते हो। अगर फर्म में कोई डिसीजन लिया गया है और फर्म के उस डिसीजन लेने से फर्म में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो सारे के सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो इक्वल लायबल होते हैं। ठीक है, तो आप कभी ऐसे नहीं बन सकते कि सर हमने तो कुछ करा ही नहीं, यही दोनों डिसीजन ले रहे थे। बेटा ऐसे काम नहीं होता, जो लॉ में लिखा हुआ है आपको लॉ वो फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 7.7 पॉइंट की अगर बात करें तो 7 पॉइंट के अंदर आता है हमारा लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर बोलता है कि फर्म्स एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर, इट सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कंटिन्यूटी। बेटा हम मान लेते हैं कि 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर जो था, एक पार्टनर में एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और दूसरा पार्टनर क्या हो गया, पगलेट हो गया वो, तो 2 पार्टनर चले गए। बताओ एक पार्टनर रह गया, बताओ फर्म अब क्या पार्टनरशिप फर्म रही? बताओ किस मुंह से आप कह सकते हो ये पार्टनरशिप फर्म? बताओ सर यही मुंह से कहेंगे जो मुंह है, बताओ किस मुंह से आप कह सकते हो कि ये पार्टनरशिप? बट अब ये पार्टनरशिप फर्म नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का जो बेसिक क्राइटेरिया था, बेसिक क्राइटेरिया क्या था कि कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। 2 पार्टनर तो चले गए, एक पार्टनर अल्लाह को प्यारे हो गए और दूसरे पार्टनर के क्या है, झटके लग रहे दिमाग में, तो उसका ठीक होना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन अब एक पार्टनर क्या करेगा, उस फर्म को डिसॉल्व करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नाउ इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा केस लेते, सपोज मान लेते हैं कि 2-3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। एक पार्टनर की जो थी वो धोखे से क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आप मुझे बताओ कि फर्म अफेक्ट नहीं होगी क्या? फर्म बंद तो नहीं होगी लेकिन फर्म अफेक्ट होगी। क्यों अफेक्ट होगी? क्योंकि फर्म का एक ऐसा काम था जो एक तीसरा पार्टनर देख रहा था, सडन क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो फर्म क्या है, अफेक्ट हो रही है। फर्म की कॉन्टिन्यूटी क्या है, अफेक्ट हो रही है। अफेक्ट किस वजह से हो सकती है? पार्टनर की डेथ की वजह से, ल्यूनेसी की वजह से एंड इंसॉल्वेंसी की वजह से भी। आइए एक बार मेरिट भी देख लेते हैं। मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट में सबसे पहले आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। भाई फर्म खोलना बहुत आसान है। सर फर्म कैसे खोलती, क्या आप बता सकते हैं? बेटा फर्म खोलने के लिए कुछ नहीं जरूरी है कि आपको बस 2 लड़के इकट्ठे कर लेने हैं, 2 बंदे इकट्ठे कर लो कहीं से भी, एक बंदे आप हो गए, एक बंदे किसी और को भी इकट्ठा कर लो, थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लो आप, बस आप चले जाओ रजिस्ट्रार के पास, उससे कह दो हमारी एक फर्म क्रिएट कर दो, वो आपके स्टैंप पे आपकी फर्म क्रिएट कर देगा, आपके दस्तखत लिख लेगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट उनके पास होता है एग्रीमेंट का, वो फॉर्मेट ताकि पूरा कॉपी पेस्ट कर देगा, नाम को एक्सचेंज कर देगा, नोटरी कर देगा, बस फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। समझ गए? तो पहला हो गया ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोज। सर अगर फॉर्म बंद करनी हो, बड़ी सिंपल सी बात है, दूसरे को मार दिया, ऐसा नहीं करना है, दूसरे को मारना नहीं है। फॉर्म आप बंद करनी है, आप वैसे ही फॉर्म को कंक्लूड कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की। पहला पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा देखते हैं लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप मुझे खुद बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप
के केस में क्या दिक्कत आ रही थी? मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे पास जितना कैश होगा मैं उतना तो कैश से अपना बिजनेस कर सकता हूँ। सपोज बात लेते हैं कि मेरी कॉर्पोरेट सेल्फ सिबिल या फिर मेरी सिबिल इतनी अच्छी नहीं कि बैंक मुझे फाइनेंस करे, तो मैं अपनी कैश से तो बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे खुद बताओ, अगर वहां पे एक नहीं दो, दो नहीं तीन, तीन नहीं 50 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, तो आप खुद बताओ एक ह्यूज कैपिटल इकट्ठी हो सकती है। और आपको ये बात बहुत बहुत अच्छे से पता है कि जिस बिजनेस के अंदर अच्छी कैपिटल होती है उस बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि किसी चीज की फंडिंग की दिक्कत ही नहीं है। और जिस जिस बिजनेस के अंदर फंडिंग की दिक्कत नहीं है प्लस मैन पावर की दिक्कत नहीं है, वो बिजनेस ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकता है। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड के अंदर क्या है? थर्ड पॉइंट आता है हमारा बैलेंस्ड डिसीजन। देखो यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जॉइंटली कौन मिलके लोग लेंगे? पार्टनर्स और पड़ोसी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ उस फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे के सारे डिसीजन जॉइंटली लिए जाएंगे, यानी सबकी सहमति से लिए जाएंगे, सबको पास में बैठा के ही डिसीजन लिए जाएंगे। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर ये ऐसे साथ में डिसीजन जो लेंगे वो लेना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, कंसल्टिंग लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंसल्टिंग से नहीं लोगे और आपके डिसीजन लेने से फर्म में कोई दिक्कत हो गई तो वो तीसरा बंदा, या मैं कह सकता हूँ 10 बंदे, तो सारे के सारे बंदे इक्वली लायबल होंगे। फिर वो ये नहीं कह पाएंगे कि सर हमने तो डिसीजन लिया ही नहीं, डिसीजन लेने वाले तो ये है। आप ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर सभी के सभी लोग लायबल होंगे। अब बात करते हैं शेयरिंग ऑफ रिस्क। बेटा देखो, जब प्रॉफिट को सब लोग क्या ले रहे हैं? अपने हिसाब से ले रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको, जब भी फर्म क्रिएट होती है ना तो फर्म क्रिएट के अंदर पार्टनर्स तो ले लिए जाते हैं। अभी मैं आपको कंटेंट बता दूंगा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं। जब वो पार्टनर्स आते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि फर्म में जो मुनाफा होगा, मुनाफे को हर पार्टनर किस रेशियो में लेके जाएगा। यदि फर्म के अंदर अगर नुकसान हो जाता है तो वो पार्टनर्स अपने जेब से कितना नुकसान भरेंगे। दिस इज नोन एज बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर लॉस शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड होता है? बेटा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना वो सुमोटो लॉस शेयरिंग रेशियो भी होता है। सर इसको डिफाइन करने का तरीका होता है, बेसिकली जो लोग होते हैं वो अपनी कैपिटल के बेसिस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं, वरना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर कि वो कैपिटल से रिलेटेड है या नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली लोग अपनी कैपिटल से, यानी कि ये मान लेते हैं कि जो जितनी कैपिटल लेके आए वो उतने ही रेशियो के अंदर अपने प्रॉफिट भी घर लेके जाएगा फर्म से। ठीक है? अगर मान लेते हैं कि मैं 1 लाख रुपए लेके आया, 1 लाख रुपए जो है वो श्याम लेके आया और 1 लाख रुपए घनश्याम लेके आया, तो आप मुझे खुद बताओ, अगर फर्म के अंदर 30,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो हम तीनों लोग कितने कितने रुपए लेके जाएंगे? हम लोग 10,000 रुपए 10,000 रुपए घर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तीनों ने 1 लाख और 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करी थी अपनी, या कह सकते हैं हमने कंट्रीब्यूट करी थी अपनी पार्टनरशिप फर्म में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिस्क। आप मुझे खुद बताओ, सो प्रोप्राइटरशिप के केस में डर कितना था? एक हमने वहां पढ़ी तो थी कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन एक बात सुनो, अगर रिस्क ज्यादा हो गया तो इश्क भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर रिस्क ज्यादा हो गया तो आपको जो बिजनेस है आपको शटर गिराना पड़ जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ये जो दर्द है, ये जो दुख है वो कम हो सकता है। कैसे कम हो सकता है? कि आपको पता है कि मेरे साथ 4 कंधे और, यानी कि टोटल 6 कंधे हैं मेरे पास, या मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ 4 कंधे हैं। अगर 2 से भी अगर आपने फॉर्म कर ली पार्टनरशिप, तो क्या है यहाँ पे जो एंजाइटी होती है, मैं कह सकता हूँ बर्डन और स्ट्रेस जो इंडिविजुअल पार्टनर पे हुआ करता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो दिक्कत थी, खामी थी प्रोप्राइटरशिप की, वो पार्टनरशिप ने पूरी कर दी। फिर बात करते हैं यहाँ पे सीक्रेसी की। देखो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब पार्टनर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी जो दिक्कतें होती है या अपनी दिक्कतें, या कह सकते हैं कि अपना जो बिजनेस मॉडल है वो आगे शेयर नहीं करते, क्योंकि लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं यहाँ पे। और आप क्या करते हैं, आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी की तरह यहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं कह सकता हूँ कि अपने बैलेंस शीट, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अपने कैश फ्लोज को पब्लिश नहीं करना पड़ता है न्यूज़पेपर में। तो इससे क्या कर सकते हैं, आपके सीक्रेसी है, आपके फाइनेंशियल जो है वो सीक्रेट है। हाँ भाई, तो मेरिट्स क्लियर हो गए, आगे बढ़े चले। मुंह लटकाए मत बैठे रह करो, खुश रहा करो, खुश शांति, खुश रहना सीखो। पढ़ाई कितनी घंटे करनी? मैंने 8/3 का रूल बताया था, 8x3 का रूल बताया था मैंने कि 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 8 घंटे आपको निन्नी लेनी है, और 8 घंटे आपने क्या करना है, खेल कूद करना है। 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे आराम और 8 घंटे खेल कूद। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग पता नहीं कहाँ उलझे रहते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है? अच्छे से नहीं आ रहा है? बताओ भैया, बिल्कुल कमेंट में आप बता सकते हैं जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है? ऐसे मत सोचिए कि सर पढ़ा के निकल गए, या सर ने, कुछ लोग कहते हैं बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट सर ने समझाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हर बात सबको समझ में नहीं आ सकती है ना।
तो कुछ हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आ रही हो, तो जब तक आप अपने कमेंट में नहीं बताएंगे मेरे को तो मुझे कैसे समझ में आएगा, ठीक है। और प्लीज लाइक वीडियो को जरूर कर देना, क्योंकि मेरे को ये क्या करना है, मेरे को मोटिवेशन है वो कि बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। एंड वहां से अगर मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब बनाऊंगा तो मैं फिर भी, लेकिन क्या है अंदर से मेरे को किक नहीं मिलेगी, मतलब किक नहीं मिल पाएगी मेरे को। चलिए अब देखते हैं आगे हम लिमिटेशन के बारे में। सर पार्टनरशिप पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जी हाँ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है पार्टनर्स के ऊपर। वो क्या है रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ पार्टनर्स। देखो कंपनी के अंदर ना कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कंपनी के ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि आप कितने शेयर होल्डर रह सकते हो। लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर बात करूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर एक कैप लगा दी कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि रिसोर्सेज पे एक कैप लग गई है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी की तरह अगर अनलिमिटेड शेयर होल्डर हो सकते हैं, और पार्टनरशिप के अंदर भी अगर यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, तो यहाँ पे कभी भी फंडिंग की कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अभी भी फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं आ सकती। पार्टनरशिप से तो बेटर ही है पार्टनरशिप हम, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 पार्टनर आ सकते हैं, 50 पार्टनर भी आ सकते हैं, तो फंडिंग की ऐसा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पार्टनरशिप हम कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी कंपनी हो सकती है। तभी आप जब अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में आएंगे, जब आप आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे या सीएस बनेंगे या सीएमए करेंगे, और जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना आ जाएगा, या फिर आप एक ऐसी फर्म से जुड़ जाएंगे जो पहले पार्टनरशिप फर्म थी और बाद में कंपनी में कन्वर्ट हुई, तो उसका एक मेन रीजन ये भी होगा कि उस पार्टनरशिप फर्म को बहुत ज्यादा ग्रो होना पड़ेगा। यानी कि अब देखो क्राइटेरिया कैसे चलता है, पहले क्या बनती है, पहले एक नॉर्मल फर्म होती है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, फिर थोड़ा सा एक्सपेंशन चाहिए होता है, वो आ जाती है पार्टनरशिप फर्म में। उसे और एक्सपेंशन चाहिए होता है, वो किसमें आ जाती है, वो आगे कंपनी क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी एक कैप लगी हुई है 50 पार्टनर की, इसलिए। दूसरी बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। भाई यहां पे अगर बिजनेस से इतनी बड़ी कोई दिक्कत हो गई कि बिजनेस अपने डेट नहीं पे कर पा रही है, तो आप ये समझ लेना कि पार्टनर्स की पर्सनल वेल्थ पर भी कब्जा हो सकता है, बिल्कुल कब्जा हो सकता है। अगर फर्म अपने डेट पे नहीं कर पाई तो पार्टनर्स की पर्सनल वेल्थ से भी पैसा लिया जा सकता है। पार्टनर्स के गहने, घर, बच्चे के खिलौने भी बेचे जा सकते हैं। आप समझ गए? अब बात करते हैं लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है कि जैस पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी अगर उसके पार्टनर की या पार्टनर्स की अगर डेथ हो गई, या पार्टनर्स अगर रिटायर हो गए, या पार्टनर्स अगर दिवालिया निकल गया, या पार्टनर्स अगर पागल हो गए, तो पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखो पार्टनरशिप फर्म्स को अपनी पब्लिक रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती, या पब्लिश अपनी रिपोर्ट नहीं करनी पड़ती। अच्छा मुझे आप बताओ, मान लेते हैं कि बीइंग एन इन्वेस्टर, आप एक इन्वेस्टर हैं, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिस कंपनी के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद देख सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर, या कह सकते हैं कि ऐसा कोई नॉर्म नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं कि फर्म्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने होंगे। तो बीइंग एन इन्वेस्टर, आप मुझे खुद बताइए, जब आप पार्टनरशिप फर्म के देख ही नहीं पा रहे फाइनेंशियल, तो आप उसे कैसे पार्टनर बन सकते हैं? आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे नहीं अनलेस एंड अनटिल वो उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स आपको कन्विंस ना करें। ठीक है। इसलिए जनरली क्या होता है, जनरली लोग कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके पब्लिक पोर्टल पे पड़े हुए होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं उनके प्राइवेट वेबसाइट पे भी पड़े होते हैं। बाकी आप चेक करना चाहें तो आप एमसीए पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे भी आप चेक कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी डेटा आप चेक कर सकते हैं कि कितने डायरेक्टर है उसके अंदर, कब वो कंपनी फॉर्म हुई है, उस कंपनी का सिन नंबर भी आप सब कुछ उसमें देख सकते हैं। सर पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं? सर पार्टनर्स बताइए, पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं? पार्टनरशिप फर्म तो हमने देख ही लिया कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसके डीड के बारे में भी हम देख लेंगे, साथ में हमने उसके फीचर्स भी देख लिए, साथ में हमने उसके कुछ मेरिट भी देख लिए, कुछ हमने लिमिटेशन भी देख लिया। आइए देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। बेटा एक होता है जनरल और एक्टिव पार्टनर। बेटा ये मेन पार्टनर होता है, ये वो पार्टनर होता है जिसको एक्चुअली में मेहनत करनी होती है और जो अपनी पार्टनरशिप फर्म को ग्रो करना चाहता है, ये वो पार्टनर होते हैं। ठीक है। तो आइंदा से आप कभी कंफ्यूज मत होना कि एक्टिव पार्टनर कौन होता है। एक्टिव पार्टनर कौन होता है बेटा? एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बेसिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस के अंदर, डिसीजन भी लेता है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा चुल होती है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, इसलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। दूसरा आता है स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर। सर कौन सा पार्टनर है जो 24 घंटे सोता रहता है क्या?
कुंभकर्ण का भी पिताजी है क्या? ये कौन सा पार्टनर है बेटा? ये वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट तो नहीं करता मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन पैसा लगा देता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि तुम ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे, ना ही तुम पार्टनर्स में जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है ना ही आप वो लोगे, ना ही आप लॉसेस लोगे, ऐसा नहीं होता। सारे वो काम करेगा, बस क्या होता है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दैट इज वाई उसको हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। दोनों एक ही मतलब होता है, स्लीपिंग और डोरमेंट का मतलब। फिर देखते हैं हम सीक्रेट पार्टनर। बेटा सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? सीक्रेट पार्टनर कौन होता है सर? ये सीक्रेट क्या, सीक्रेट पीता है क्या ये? कौन सा पार्टनर है ये? बेटा ये वो पार्टनर होता है बेसिकली वो बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, चुपके से पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और किसी को बताता भी नहीं है कि मैं इस फर्म के साथ एसोसिएटेड भी हूं, ठीक है, ये नहीं बताता, किसी को भी नहीं बताता, जनरल पब्लिक को नहीं बताता कि मैं इस फर्म के साथ एसोसिएटेड भी हूं। सर बाकी सारी कंडीशंस वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली, प्रॉफिट लॉस वाली, वो सब कुछ है, सब कुछ सेम है। पर सीक्रेट पार्टनर क्या है? यानी कि चुपचाप जुड़ा हुआ। सपोज मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, आप ही जवाब देना। एक पार्टनरशिप फर्म है, इसके अंदर आप आउटसाइडर, आपको पता ही नहीं कितने पार्टनर है, ठीक है, मुझे पता है। इसके अंदर 3 पार्टनर थे, चुपके से आके मैं और जुड़ गया इसके अंदर, बताओ कितने पार्टनर हो गए? 4 पार्टनर। ये बात किसको पता होगी? ये 3 वो पार्टनर को पता होगी, और एक मैं जो सीक्रेट पार्टनर ऐसे इन्वॉल्व हूँ मुझे पता होगी। तो खुद बताओ, मैं फर्म के लिए काम तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या किसी को पता है? नहीं पता है। जनरल पब्लिक को पता है? नहीं पता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स, कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश ही नहीं करता है। आप समझ रहे हैं कि मैं बात कैसे समझा रहा हूँ? आप समझ रहे हैं मैं बात कैसे समझा रहा हूँ कि बिजनेस की पार्टनरशिप फर्म जो है वो कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश ही नहीं करता, कभी भी अपनी डीड पब्लिश करता ही नहीं है, तो किसी को पता कैसे चलेगा कितने पार्टनर है उसके अंदर? समझ गया? तो सीक्रेट पार्टनर तो ये हो गया। अब आता है कि नॉमिनल पार्टनर। सर जी कौन सा पार्टनर होता है? बेटा ये वो पार्टनर होता है जो अपना नाम दे देता है। सपोज मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है, तो एक पार्टनरशिप फर्म है अर्जुन एंड कंपनी। अर्जुन एंड कंपनी के नाम अंदर के नाम से एक पार्ट, सारे कंपनी लगाए तो कंपनी है बेटा, यही तो गलती है बस। हर चीज के सामने कंपनी लगने से वो कंपनी नहीं बन जाती बेटा। कुछ कुछ नाम तो वैसे होते हैं लेकिन उनका काम वो नहीं होता। आप मुझे खुद बताओ, गुलाब जामुन एक चीज है, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। आप मुझे खुद बताओ, गुलाब जामुन, ना तो वो गुलाब के अंदर, गुलाब जामुन के अंदर ना तो गुलाब होता है, ना तो उसके अंदर जामुन होता है, पर फिर भी क्या है वो, फिर भी गुलाब जामुन तो है ना, गुलाब जामुन तो है ना। बताओ कैसा लगा एग्जाम्पल बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको दिख रही होती है असल में वो वैसे नहीं होती है। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको लेकर बता दिए। एक तो मैंने जोड़ दिया अर्जुन जी एंड कंपनी, अर्जुन एंड कंपनी, तो कंपनी देख के कुछ लोग उछलने कूदने लगे, सर ये तो कंपनी है, सर ये तो कंपनी है, तो पार्टनरशिप हम है ही नहीं, ठीक है, तो वहां पर भी आप गलत हो गए। दूसरा दूसरा एक आपको दिखता है काले रंग का, एक दिखता है उसको आप बोलते हैं गुलाब जामुन, जबकि उसके अंदर कुछ ऐसी, उसके अंदर फीचर्स है ही नहीं, उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है गुलाब जामुन वाले, ना तो उसके अंदर गुलाब की खुशबू है, ना तो उसमें जामुन का स्वाद, ठीक है। सर ऐसे एग्जाम्पल मत दिया करो बेटा, ऐसे एग्जाम्पल से तो समझ आता है, ठीक है। तो आप देखते हैं नॉर्मल पार्टनर। बेटा नॉर्मल पार्टनर का मतलब ये, सपोज मान लें मैंने कंपनी खोली अर्जुन जी एंड कंपनी, मैं अकेला था, 2 लोग और जोड़ लिया, कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। लेकिन मैंने चुपके से इसके अंदर क्या करा, मैंने चुपके से MS धोनी से एक डील कर ली। मैंने कहा MS धोनी तुम ना यार मेरी फर्म में आ जाओ। वो बोला यार मैं तुम्हारी फर्म में आऊंगा, तुमको लगता है मैं क्रिकेट खेलूंगा, तुम्हारी फर्म में आके काम करूंगा मैं? उसने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे नॉर्मल पार्टनर बन सकता हूँ। मैंने कहा ये क्या होता है? वो बोला नॉर्मल पार्टनर का मतलब ये है कि तुम चाहो तो तुम अपनी पार्टनरशिप फर्म का एडवर्टीजमेंट कर सकते हो मेरे नाम से। तुम ऐसा एडवर्टीजमेंट कर सकते हो कि MS धोनी ने हमारी फर्म ज्वाइन कर ली है, लेकिन मैं तुमको कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, ना ही मुझे तुम्हारे प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब है, ना ही मुझे तुम्हारी लायबिलिटी से मतलब है, ठीक है, ना ही मुझे तुम्हारी कोई भी लायबिलिटी से मतलब है, ठीक है, लायबिलिटी से मतलब नहीं है। मतलब लायबिलिटी वाली बात बता कह सकता है, इसमें कौन कौन सी बात असर हो सकती है बताओ नॉमिनल पार्टनर में? बेटा नॉमिनल पार्टनर के अंदर जो बातें सच हो सकती हैं वो एक तो ये है कि पहली बात तो वो मनी इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी चीज वो प्रॉफिट भी लेके नहीं जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज वो लॉस भी लेके नहीं जाएगा। सर लायबिलिटी वाला एक पॉइंट रहेगा कि क्या उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी? बेटा लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की जो होगी वो अनलिमिटेड ही होगी,
ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फर्म के अंदर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सबकी सहमति से लिए जा रहे हैं, और ऐसे डिसीजन जो सबकी सहमति से लिए जा रहे हैं, तो अगर उन डिसीजन लेने के बाद अगर कोई फर्म में कांड हो जाता है तो उस कांड के लिए लायबल भी सारे पार्टनर्स इक्वल होते हैं, फिर चाहे वो नॉमिनल पार्टनर ही क्यों ना हो। तो आप समझ गए, एम एस धोनी ने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करी, कोई प्रॉफिट लेके नहीं जाएगा, कोई लॉस लेके नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी होगी। ठीक है, समझ गए आप? तो सर फिर एम एस धोनी समाज सेवा कर रहा है क्या? बेटा एम एस धोनी, आप मुझे खुद बताओ, एम एस धोनी क्या कर रहा है? हमको गुडविल दे रहा है, हम उसका नेम यूज करें तो बदले में क्या बोलेगा हमसे? बदले में वो हमसे रॉयल्टी चार्ज करेगा। रॉयल्टी क्या होता है? हम किसी को जब कह देते कि तुम हमारा नाम इस्तेमाल कर सकते हो, तो हम अपना नाम किसी को इस्तेमाल क्यों करने देंगे? बदले में उससे हम क्या लेंगे? बदले में हम उससे रॉयल्टी लेंगे। तो एम एस धोनी अर्जुन एंड कंपनी से क्या लेगा बदले में? रॉयल्टी चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि समाज सेवा एम एस धोनी नहीं करेंगे किसी के साथ। अब देखते हैं पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल का मतलब ये होता है कि ही इज द वन हु बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट गिव्स इंप्रेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म वेयरएज एक्चुअली ही इज नॉट। ओ माय गॉड, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल का मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा जो लंबी लंबी फेंकता है, आपके ग्रुप में भी एक ऐसे बंदे होंगे जो इतनी लंबी लंबी चौड़े फेंकते होंगे कि आप लोग ये लपेटते लपेटते आपकी चक्की खत्म हो जाती होगी, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होती होंगी। तो समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग मार्केट में, ऐसे लोग अक्सर पाए जाते हैं। मार्केट के आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे और आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे जो लंबी लंबी फेंकते होंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी क्या होता है, कुछ आउटसाइड ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरे बंदे को बताते हैं वो अर्जुन एंड कंपनी है ना, उसके अंदर अपन भी पार्टनर है। अब अर्जुन एंड कंपनी बहुत बड़ी कंपनी मान लेते हैं, बहुत बड़ी पार्टनरशिप हमें, तो बाहर वाले पर्सन का इम्पैक्ट क्या जाएगा? अच्छा तुम भी पार्टनर हो उसमें, ठीक है तुम भी पार्टनर। तो मान लेते हैं कि अगर उस आउटसाइडर ने, वो मान लेते हैं कोई थर्ड पार्टी ने उस बंदे में, जो बंदा जो कह रहा था कि जो फेंक रहा था, उस फेंकने वाले बंदे के चक्कर में अगर अर्जुन एंड कंपनी से कुछ खरीद लिया, और मान लेते हैं कि अगर कुछ दिक्कत हो जाती है इसके अंदर, डीलिंग में कोई दिक्कत हो गई, मान लो कुछ फ्रॉड हो गया, तो वो जो फेंकू था ना, फेंकू चंद, वो फेंकू चंद की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी उस वाले केस में, कि वो थर्ड पार्टी को उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, उस पार्टनर को स्टॉप कर रहे हैं। भाई तुम्हें स्टॉप कर रहे हैं कि तुम ये नहीं कह सकते ना ना मेरी कोई पार्टनर नहीं, मैं तो उस पार्टनरशिप में था ही नहीं, मैं तो इसके अंदर पार्टनर ही नहीं हूँ, आप ये नहीं कह सकते ना। इसलिए इसका नाम है पार्टनर बाय एस्टॉपल। अगर उसको स्टॉप कराया जाएगा, रोका जा रहा है, ठीक है, रोका जा रहा है, समझ रहे हैं, रोका जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है? ही इज द वन हु बाइज वर्ड्स और कंडक्ट गिव इंप्रेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म वेयरएज एक्चुअली ही इज नॉट। His liability is unlimited towards the third party who has entered into dealing with firm on the basis of his pretension। यानी कि फेकू चंद के कहने पे अगर किसी थर्ड पार्टी ने अर्जुन एंड कंपनी से अगर डीलिंग कर ली, अगर मान लेता कुछ फ्रॉड हो गया, तो वो फेकू चंद उस थर्ड पार्टी के लिए क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा, या कह सकते हैं उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी उस वाले केस के अंदर। सर सिक्स्थ वाला पार्टनर कौन सा बेटा? सिक्स्थ वाला पार्टनर होता है यहाँ पे पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली पढ़ लेते हैं एक बार। लाली, मेरे लाल की बड़ा सुंदर सुंदर मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। इन नोट्स का आप फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी उठाइए। इसलिए मैं कहता हूँ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी आप करिए, बिल्कुल ठीक है। क्या पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, यहाँ पे क्या होता है कि ही इज द वन हु इज फॉल्सली डिक्लेयर्ड पार्टनर ऑफ द फर्म वेयरएज एक्चुअली ही इज नॉट। यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है। अगर आपको याद करने का तरीका है तो एस्टॉपल के अंदर फेंकू चंद कौन है? कोई आउटसाइडर है, वो किसको फेंक रहा है? थर्ड पार्टी को। किसके लिए फेंक रहा है? कि मैं अर्जुन एंड कंपनी का पार्टनर हूं। जबकि दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंपनी है, यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वही फेंक रही है किसी आउटसाइडर के लिए कि वो मेरा पार्टनर है, जबकि वो पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर जब कंपनी ये फेंक रही होती है, अगर जब कंपनी ये फेंक रही होती है कि वो बंदा है ना, वो लाल टी शर्ट वाला, वो मेरा पार्टनर है, और अगर वो लाल शर्ट वाला अपोज नहीं कर रहा है, अगर वो ये नहीं कह रहा है कि नहीं मैं पार्टनर हूं ही नहीं उस कंपनी के अंदर, उस डीड के अंदर मेरा नाम लिखा ही नहीं है, अगर वो डिनाई नहीं कर रहा है, तो आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से सुना होगा कि जब किसी से कुछ पूछा जाता है और वो शांत रहता है तो उसकी खामोशी को हाँ मान लिया जाता है। जी हाँ, उसकी खामोशी को हाँ मान लिया जाता है। तो अगर वो लाल टी शर्ट, वो लाल टोपी वाला अगर डिनाई नहीं कर रहा है कि मैं फर्म के अंदर पार्टनर नहीं हूं, तो आप ये समझ लेना उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर उस लाल टोपी या लाल शर्ट के चक्कर में किसी ने डीलिंग कर ली फर्म के साथ, अगर कोई फ्रॉड हो जाता है,
तो आप समझ गए, मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बड़ी सरलता और सहजता से आपको सारे टाइप्स के पार्टनर बता दिए हैं। एक बार फिर से भी बता देते हैं कि एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट के में। किसके मैनेजमेंट में? पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में। फिर बात करते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। ये वो पार्टनर होता है जो सोया हुआ होता है। सोया का मतलब क्या है? सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है, यानी कि सीक्रेटली पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है? वो थर्ड सीक्रेट पार्टनर है। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या होता है? कंफ्यूज हो गया मैं भी। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में, हालांकि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देता है, प्रॉफिट एंड शेयर में भी पूरा हकदार होता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता तो है, लेकिन क्या करता है? सीक्रेटली पार्टिसिपेट, किसी को बताता नहीं, जनरल पब्लिक को बताता नहीं कि इस फर्म के अंदर पार्टनरशिप हो, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेगा, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। तो सर बदले में क्या लेगा वो? बदले में जब वो अपना नाम दे रहा है, अपनी गुडविल दे रहा है, तो बदले में क्या देगा? बदले में वो रॉयल्टी चार्ज करेगा फर्म से। पार्टनर बाय स्टॉपल यहाँ पे बेसिकली वो होता है कि एक यहाँ पे पर्सन होता है, वो क्या करता है? वो अपने इंप्रेशन से, अपने कंडक्ट से, या आप कह सकते हैं कि अपने हरकतों से बाहर वाले लोगों को बता रहा होता है कि वो उस फर्म के अंदर पार्टनर है। और अगर इसी फ्रॉड के चक्कर में, या इसी मैं कह सकता हूँ इसी इंप्रेशन के चक्कर में, अगर जो फेकू चंद के चक्कर में उस थर्ड पार्टी ने अगर फर्म से डीलिंग कर लिया, वो फ्रॉड हो जाता है, तो वो जो फेकू चंद उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी उस थर्ड पार्टी के लिए। फिर बात करते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है कि यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे उल्टा मामला होता है, यहाँ पे कंपनी फेंक रही होती है। यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म होती है, अगर वो किसी को ऐसे इंटरप्रेट कर रही है कि वो लाल टी शर्ट है वो हमारा पार्टनर है, और अगर वो लाल टी शर्ट वाला बंदा अगर उसको अपोज नहीं कर रहा है कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो ऐसे केस के अंदर अगर उस लाल टोपी के चक्कर में थर्ड पार्टी ने अगर फर्म से अगर डीलिंग कर लिया और कोई फ्रॉड हो जाता है, तो वो लाल टोपी क्या होता है? वो लाल टोपी थर्ड पार्टी के लिए उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या करा? आज की क्लास में हमने बेसिकली पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट शुरू करा अपना, अच्छे से मैंने बताया। एंड पार्टनरशिप फर्म के अंदर अभी DT क्राइटेरिया रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जब आपका हाथ थामा है तो एंड तक आपको क्रॉस कराएंगे ही, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, एंड जो भी हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे उसके अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको थोड़ी सी मेरी बात माननी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको सारे नोट्स आप चाहे तो प्रिंट आउट करा सकते हैं, मेरी सारी वीडियोस के अंदर अपने नोट जो है वो अटैच करके देता हूँ। दूसरी चीज़, वीडियोस को आपको बार बार देखना है, बार बार इन सेंस कि आप रेगुलर जो हमारी वीडियोस है वो चाहे तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन जो रिवीजन वीडियोस वो आपको बार बार देखनी पड़ेंगी। इससे होगा क्या कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और भी आने वाले कुछ चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप क्या है, आपके दिमाग से फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे यदि आप इसको अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, आपको रेगुलर बेसिस पे इसका रिवीजन करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डाउट बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी, फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियोस को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए इन वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि एक ऐसा चैनल आज मार्केट में आ गया है, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस, जो फ्री क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है एंड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। वी आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू ऑल। हम चाहते हैं रियली कि आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करें अपने एग्जाम्स में। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग नोट्स ऑल्सो, वी आर मेकिंग वीडियोज ऑल्सो फॉर यू, एंड विच इज कम्प्लीटली फ्री। अब ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप सब तक पहुंचे, हम जो कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, दोस्तों को भी शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को नीड होती है वीडियोस की, क्वालिटी कंटेंट की। वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस एज इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे जो गाइडेंस ली जा रही है, या फिर यहाँ पे जो क्लासेस ली जा रही है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की गाइडेंस में ली जा रही है। एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ऑल्सो टेकिंग दीज क्लासेस। तो प्लीज टेक बेनिफिट्स ऑफ दिस क्लासेस एंड लेट अदर ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस क्लासेस। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।